हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईओएस बोर्ड का जो है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8। इसमें जो है एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट एंड द वाटर लॉस ऑफ इन अ प्लांट में हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर अति महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 8th 9th 10th 11th 12th के जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। ये एनसीईआरटी कुछ सिलेबस जो है इसमें आपके समक्ष होगा। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर जो है आपके सहूलियत के लिए ये जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपके समक्ष प्रस्तुत होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि आपको दोनों लैंग्वेज का डोज जो है आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको पता ही है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईओएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Friend, today our 18th chapter for the NIOS board, absorption, transport and the water loss of transpiration in a plant. So, what is the most important component of living cell? They enter the plant through their roots and then move to other parts. It's also loss of transpiration through their aerial part of plant, mainly through their leaves. There are several phenomena involved in their movement of water about which you will be studying this lesson. After the complete this lesson, you will be able to define the term of permeability, diffusion, osmosis, and plasmolysis, and define and differential between to the active and passive absorptions, and explain the inherent water potential towards pressure and wall pressure weightings, and they explain the emissions of the described pathway of water from a root hair up to the leaves, and described the mechanisms and translocations of the solute in plant, and explained the process and significance of transpirations, and list the factor affecting the rate of transpiration. So, explain to opening and closing mechanism of stomata, potassium ion theories, and it lists the factor affecting to the stomata movement. There is a all important explain to the process of gyrations and list of the factor affecting the rate of gyrations. So दोस्तों, ये चैप्टर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये एनआईओएस बोर्ड का है और साथ में कई क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे 11वीं क्लास के बच्चों के लिए जो सीबीएसई के हैं, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो जिनका सिलेबस है पौधों में अवशोषण तथा परिवहन और जल क्षय यानी वर्षा उत्सर्जन, उनके लिए चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि ये जो है बायोलॉजी का चैप्टर है, चाहे वो 11वीं क्लास के बच्चे हों, चाहे वो एनआईओएस के बच्चे हों, चाहे वो
बिहार बोर्ड के हों चाहे यूपी बोर्ड के हों, सभी क्लासों के लिए जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसको सिर्फ आपने टॉपिक के हिसाब से देखना है और समझना है कि इसमें क्या है और क्या समझाने की कोशिश किया जा रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि पौधों में अवशोषण, परिवहन और जलचय यानी मीन्स जो होता है वाष्प उत्सर्जन एंड ट्रांसपिरेशन, कहते हैं सजीव कोशिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है जल यानी पानी। आपको पता है कि हम लोग जो है मैक्सिमम अमाउंट में हमारे बॉडी में वाटर ही प्रेजेंट होता है। यह पौधों में जड़ों द्वारा प्रवेश करता है और तब दूसरे भागों में पहुंचाया जाता है। और कहते हैं पादप के वायवीय अंगों विशेषतः पत्तियों द्वारा वर्षजन की प्रक्रिया द्वारा पानी का क्षय होती है। आप जल के आवागमन से जुड़ी हुई विभिन्न घटनाओं के बारे में इस पाठ में जानेंगे और समझेंगे कि कैसे पौधे जो है अवशोषण करता है, परिवहन करता है और क्या करता है, अवशोषण करता है। तो ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो भी बच्चे जो है बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं जब आप ये लेसन कंप्लीट कर लोगे तो किस किस बात को जानने की क्षमता जो है आपके समक्ष रहेगा। तो इसमें सबसे पहली बात तो यही आता है दोस्तों कि जो हम प्रासरण और जो द्रव्य संकुचन आदि शब्दों में परिभाषित कर सकेंगे, यानी हमें इन सब शब्दों का मतलब समझ में आ जाएगा। सक्रिय निष्क्रिय अवशोषण की परिभाषा कर सकेंगे, इसमें हम सारे ये सब बात करेंगे। अंतःशोषण हो या जल विभव हो, स्मृति दाब हो या भित्ति दाब हो, मुरझाना, ये सारे चीज़ें हम इसमें करेंगे। मूल रोम्स के पत्तियों के पानी पहुंचाने वाला पथ कौन सी होती है, पौधों में विलीय पदार्थ के जो पहुंचने की प्रक्रिया क्या होती है, वर्षजन की प्रक्रिया और उसके महत्व को कैसे हम स्पष्ट कर सकते हैं, वर्षजन की दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जो इनको प्रभावित करती है, वो साथ में रंध्रों के खुलने और बंद होने की सारे जो है हम अभिक्रिया करेंगे, जिसमें पोटाशियम आयन सिद्धांत जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है जो एग्जाम व्यू से रहेगा। और साथ में साथ जो है हम बिंदु स्वाद यानी जो है गुटेशन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में भी हम जानेंगे और देखेंगे कि बिंदु स्वाद यानी गुटेशन की जो दर को कौन चीज़ जो है प्रभावित करता है। तो ये सारे कुछ हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो है 4 मूलभूत परिघटनाएं हम देखेंगे कौन कौन सी परिघटनाएं हैं। फ्रेंड द नेक्स्ट topic is a 4 basic phenomenon. Friend, the 4 basic phenomenon in plant, it's the most important is a permeability, diffusion, osmosis and plasmolysis. There is a most important topic. The first of all is our first topic is the permeability. What do we mean to the permeability? It is an important topic for the exam view. Permeability is the property of membranes to allow to the passage of the substance through its. The plant cell's wall is permeable because it is allowed to the both solvent and solute molecules to the pass through its. And corticals layer is the impressible. All biological membranes, cell membranes, mitochondria membranes, nucleus membranes, etc. So, are there electives are permeable as they are allowed to the penetration of only solvent molecules but not be solute molecules. And second is diffusion. What do you mean to diffusion? The diffusion is important. It is can be containing a volatile substance such as ethyl ethyl is open in the room. There is a molecule that will be soon be distributed in the rooms until their concentration. Friend, if can be containing volatile substance such as ethyl ether is open in a room, there is a molecule will be soon be distributed in the room until their concentration in the same throughout the room. In other words, the ether molecules diffuse into the air in the room. Similarly, the fragrance of the incense sticks as a agarbatti. They spread from one corner to the room to the other due to the diffusion. So, another example of placing of small crystals of water soluble dye to copper sulfate at the bottom of a test tube and then pouring water carefully over the crystals, dyed molecules will be dissolved and its color will be separated slowly throughout the water. The particle because of the movement of the dye, the molecules through their water and partly is because of the movement of water molecules into regions close to the crystal. So, thus the diffusion is the intermingling of the molecules of the same of a different substance or as a result of there is a random moment. It is depending on the difference in the concentration of molecules of different substance. In a sense area, this is a difference is called to the diffusion gradient. So, diffusion is an effective method of transport of matter over a short distance. For diffusion to take place, no membranes is required. If a membrane is present, it should be fully permeable. The cell's membranes are permeable to the both gases.
carbon dioxide and oxygen. And then there are two gases are able to diffuse freely. Friend, here in this diagram, there is the diffusion of copper sulfate in a water, and other is the diffusion of the into the water. So copper sulfate means crystal is present here, and there other side is a diffusion of copper sulfate into the water. So give an example of diffusion on there your mind. So come to the Hindi. दोस्तों हमने यहाँ पर जो है चार मूलभूत परिघटनाएं पढ़ना, जिसमें जो है परंगमता, विसरण, प्रासरण और जो जीव द्रव्य कुचल के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे इसमें जो बात आती है प्राग्यमयता यानी परमेबिलिटी। देखिए प्राग्यमयता का मतलब वो यही होता है कि परमेबिलिटी झिल्ली एक गुण है जो पदार्थों के आर पार आने जाने का एक रास्ता देती है। ठीक है, ये आने जाने का जो है पदार्थों का रास्ता देता है, किसी भी मतलब प्लांट हो या किसी प्लांट में जो होती है आने जाने की रास्ता जो है प्रोवाइड करती है उसके झिल्लियों में। कहते हैं पादप कोशिकाओं की भित्ति प्रगलन होती है क्योंकि यह विलायक और विलय दोनों के अणुओं को आने जाने देती है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करता है, इसलिए इसे प्रागमय कहते हैं, क्योंकि ये विलायक और विलय दोनों को जाने के लिए जो होता है सक्षम बनाती है। कहते हैं करिकोल्स परत यानी ग्रम में है। सभी जैविक झिल्ली कोशिका झिल्ली या माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली हो या केंद्र झिल्ली इत्यादि हो, इसमें चयनात्मक यानी वर्णात्मक जो है सिलेक्टिव प्रमंश है, जैसे कि ये केवल विलायक अणुओं को वेगक्र पार जाने देती है, लेकिन विलय के अणुओं को ये पार जाने नहीं देती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद है विसरण। देखिए विसरण जो है हम अपने आसपास भी ये चीज़ें बहुत ही नोट डाउन करते हैं। यदि एक वश्नशील पदार्थ का डिब्बा जैसे ही इथाइल ईथर की शीशी को कमरे में खोला जाए तो उसके अणु जो होते जल्दी ही कमरे में फैल जाएंगे, जब तक कि सारे कमरे में उनका सांद्रता सामान्य न हो जाए। दूसरे शब्दों में ईथर का अणु हवा में विस्तृत होकर सारे कमरे में फैल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आप जो है धूप बत्ती या अगरबत्ती की जो है सुगंध भी कमरे की एक कोने से दूसरे कोने में विसरण द्वारा ही फैलती है, जो आपने अपने घरों में भी इस बात को नोट किया होगा। इसके लिए दूसरे अन्य उदाहरण भी है। पानी में जब हम घुलने वाले रंजक पदार्थ कॉपर सल्फेट के एक छोटे से रवि यानी क्रिस्टल को परखनील के तली में डालते हैं, तब जो है सावधानी पूर्वक उस कण के ऊपर पानी डालते हैं और रंजक पदार्थ वाला अणु धीरे धीरे घुल जाएगा और उसका रंग जो है धीरे धीरे सारे पानी में फैल जाएंगे। ऐसा आवश्यकता रंजक के अणुओं की जल में गति और आवश्यकता जल के अणुओं के रवि यानी क्रिस्टल निकटवर्ती क्षेत्र में गति के कारण होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाता है। आपको पता लगी समझ में आ ही गया होगा कि विसरण के द्वारा ही जो होता है कोई भी चीज़ तुरंत जो है वायु में घुल जाता है। इस प्रकार विसरण एक प्रकार के अणु या विभिन्न प्रकार के अणुओं के परस्पर मिश्रित होने के जो है फलस्वरूप एक अनियमित गति के कारण होता है। यह अंतर संलग्न क्षेत्रों की सांद्रता पर निर्भर करता है और इस अनंत को विसरण प्रवणता यानी डिफ्यूजन ग्रेडियंट कहते हैं। डिफ्यूजन ग्रेडियंट कहलाता है पदार्थों को थोड़ी दूर तक परिवहन करने के लिए विसरण एक प्रभावी विधि है। विसरण के लिए किसी भी प्रकार की झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। यदि झिल्ली भी हो तो उसे पूर्णतः प्रगम होना चाहिए। कोशिका झिल्ली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों ही गैसों के लिए परमश होती है और इसलिए दोनों गैस आसानी से विस्तृत होने में सक्षम होता है। कहते हैं यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको समझाने के लिए। पहले यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट के एक जगह पर रख दिया गया है, ठीक है, लेकिन कुछ समय जब इसमें जल में विसर्जित किया गया तो देखिए ये कॉपर सल्फेट जो थी डिफरेंट एरियाओं में घूमने लग गई। इससे ये साबित होता है कि पानी में कॉपर सल्फेट का विसर्जन जो होती है और काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल अदा करता है। तो ये डायग्राम से जो है बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो जाना चाहिए आपको। The next topic is osmosis. Osmosis is the most important. Osmosis can be regarded as the special kind of diffusion of water molecules for a regions of their high concentration to their region of low concentration through a semi-permeable membranes. In osmosis, the water molecules move and the presence of semi-permeable membranes stimulate. The experiment of demonstrated through osmosis for here. The experiment is most important. There to demonstrate the phenomenon of osmosis through the plant membranes with the help of the potato oscilloscope. Oscilloscope is the most important. The requirement is a large potato tubers, 10 sugar solution and beaker, water, scale and pan. There is a method is take a large potato tubers of the peel of its outer skin with the help of the scalpel and cut its one end to the base flat, and now make a deep hollow cavity on the opposite side. Pour some sugar solution to fill half of the cavity and mark the label.
By the inserting a pin in the wall of the tube, but the potato is the beaker containing a small amount of water and allowed to the aperture to stand for some time. The make sure that is the level of water in the beaker is below the level of sugar solution in the cavity of potato microscope. So in this figure, the observation on the conclusion of this experiment, the level of sugar solution is the cavity is a rise. It is the because of the movement of the water molecules into the cavity from a pure water in the beaker. The experiment showing the phenomenon is osmosis, and here showing the two beaker, the osmosis movement of water molecule through the semi-permeable membranes. The first is the pure water and sucrose solution on the AB part. The second is the movement of water from AB. Here you show their semi-permeable membranes and the a small dot of molecules of pure water and big dot is a molecules of sugar in their jar. There is an important semi-permeable membranes experiment. Here in this experiment, the explanation of the living cells of potato tube collectively act the differentially permeable membranes which is permitted to movement of contain of molecules only through it. The two solution is a pure water in the beaker, a sugar solution in the cavity of separated by the living cell of potato. Water molecules continue to move through the cell membranes into the sugar solution till the concentration of water. The molecules in the beakers because equal to that is a cavity of also osmoscope. If the sugar solution is taken in the beaker and the pure water in cavity, the result will be a reverse. The movement of water will be not occur if the skin of potato is not removed because their skin because wax is the permeable to water. Here showing this diagram, the experiment of demonstrated osmosis by using a potato osmoscope. Friend, here the one potato is clear on their show on the deeps of the center and one pin is attached. There is a pin is also there is a demonstrated osmosis using the potato. There is a beakers, potato and the 10% sugar solution at the end on this. The reaction is a clear for the osmosis reaction. उसके पश्चात जो है हमारा तीसरा पॉइंट जो है प्रासरण, ठीक है, ये प्रासरण यानी ऑस्मोसिस, वो तो डिफ्यूज़न था, ये हमारा ऑस्मोसिस है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है अपना भूमिका अदा करता है इनमें। कहते हैं प्रासरण एक विशेष प्रकार की क्रिया है जो पानी के अणुओं के विचलन से संबंधित है, जिसमें उनके उच्च सांद्रता के क्षेत्रों से अपने निम्न सांद्रता के क्षेत्रों में अधप्रासन झिल्ली के माध्यम द्वारा होता है। याद रखना कि प्रासरण क्या होती है, जिसमें उच्च सांद्रता के क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र में जो माध्यम द्वारा जो जाती है उसे हम प्रासरण कहते हैं, उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। प्रासरण में पानी के अणु की गति के लिए अधप्रासन झिल्ली का होना अति आवश्यक है, यानी इसमें झिल्ली नहीं होगा तो ये गति होना संभव नहीं है, यानी प्रासरण होना संभव ही नहीं है। प्रासरण में पानी के अणु गति के लिए, क्योंकि पानी गति के लिए जो है अधप्रागंध झिल्ली का होना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं इसके लिए हम एक प्रयोग भी कर सकते हैं जो कि कई मायने में इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना होगा, प्रासरण के दर्शाने के लिए प्रयोग जो है एक प्रयोग कीजिए। प्रासरण की प्रक्रिया का प्रदर्शन कोशिका झिल्ली द्वारा आलू से बने पारदर्शी यानी स्मोस्कोप की सहायता से प्रदर्शन करना। तो ये प्रासरण दर्शी क्या होती है समझेंगे हम। तो इसमें सर आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी, जैसे कि एक बड़ा सा आलू चाहिए, 10 ग्राम चीनी का विलयन चाहिए, बीकर चाहिए, पानी, चाकू और पिन चाहिए। इसमें विविधता यही होती है कि एक बड़ा आलू लेते हैं और उसकी बाहरी त्वचा को चाकू की सहायता से काट देते हैं और एक सिरे पर काट कर आधार से चपटी कर लेते हैं। जब इसके दूसरे तरफ एक गहरी खोखली गुहिकाएँ बनते हैं तो थोड़ा सा चीनी का घोल लेकर गुहिकाओं में डालते हैं जिससे वह आधी भर जाए और आलू की दीवार पर एक जो है लाल पिन लगाकर निशान लगा देते हैं। इस आलू को ऐसे बीकर में जिसमें थोड़ा पानी भरा होता है उसमें रख देते हैं और इस उपकरण के कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। इस बात को निश्चित कर लेना चाहिए कि बीकर में पानी सतर आलू माइक्रोस्कोप की गुहा में सकड़ा विलयन के सतर से नीचे हो। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो, निरक्षित और निष्क्रिय। देखिए इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं गुहिकाओं में चीनी के घोल का स्तर बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आलू की दीवार में से होकर पानी के अणुओं की गति कारण गुहिकाओं में बीकर से जो है शुद्ध पानी
आ जाता है। यह प्रयोग प्रासरण की प्रक्रिया को दर्शाता है। जैसे कि आप पहले विकर में देखोगे कि इसमें साधारण ही सब कुछ क्रिया हुई है, लेकिन दूसरे विकर में देखोगे कि पानी की जो सतह है वो बढ़ गया है। तो ये बढ़ने का कारण दोस्तों यही था कि प्रासरण अदर्पण झिल्ली द्वारा पानी के अणुओं की गति को दिखाया गया है कि पानी के अणु की जो गति है वो किस प्रकार होता है। तो इसी को जो है हम प्रासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये एक्सपेरिमेंट ने किस बात को स्पष्टीकरण किया है, तो ये भी जानना जरूरी है कि एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी। कहते हैं आलू की सजीव कोशिकाएं विभेदिक रूप से अदृश्य प्रासरण झिल्ली की तरह काम करती हैं। झिल्ली केवल कुछ अणुओं को ही उसके पार जाने देती है। दोनों विलयन अर्थात विलयन का जो है शुद्ध पानी और गुरुका में भरा चीनी के विलयन की सांद्रता आलू की सजीव कोशिकाओं द्वारा पृथक पृथक है। जल के अणु कोशिका झिल्ली का होकर चीनी के विलयन में तब तक जाते रहते हैं जब तक कि बीकर में जल के अणुओं की सांद्रता अमस्कोप की गुहा में विद्यमान सांद्रता के बराबर न हो जाए। यदि चीनी का विलयन बीकर में लेते हैं और पानी को आलू की गुहिकाओं में रखते हैं तो उसका जो है परिणाम उल्टा होगा। पानी के अणु की गति तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि आलू का छिलका न हटाया जाए। इसका कारण यह है कि आलू की त्वचा जो है मोम्य यानी वेक्स होने के कारण अपरासरण होती है, तो इससे जो है ऑस्मोसिस नहीं हो सकती, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है। अब देखिए यहाँ पर डायग्राम आप देख सकते हो कि इसमें प्रासरण प्रयोग द्वारा प्रदर्शन भी किया गया है। इसमें एक आलू लिया गया है और आलू के जो है उसमें एक बीकर डाल दिया गया है, ठीक है, जिसमें 10% चीनी का जो है विलयन डाल दिया गया है और इसको जल में रख दिया गया है। और बीकर और आलू के जो है देख सकते हो इसमें जो ऊपर पिन लगा दिया गया है। पिन से जो है हम पानी की सांद्रता को देख सकते हैं कि सांद्रता इसमें बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। तो पिन हमने इसलिए लगाया है कि इससे हमें क्या होगा, हम देखना है कि पानी की सांद्रता उस जगह बढ़ती। देखिए जहाँ पर पहले लेवल था हमने उसी जगह पिन को लगाया है और उससे क्या हुआ, आगे जब सांद्रता इसकी बढ़ी, प्रासरण हुआ, ऑस्मोसिस हुआ, तो पानी की देखिए लेवल बढ़ गया है, ठीक है, पिन से ऊपर चढ़ा गया है। तो यही जो है आपको ऑस्मोसिस की क्रिया को दर्शाता है। ये चाहो तो आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 10% चीनी और का विलयन, चीनी के विलयन तो आप घर में ही बना सकते हो, पानी के साथ मिक्स करके बना लोगे। पानी तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, आलू का टुकड़ा रहेगा। लेकिन याद रखना कि अगर आलू के अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आलू के छिलका उतार के ही करना। अगर आलू के छिलका नहीं उतारते हो तो ये एक्सपेरिमेंट जो होगा कामयाब नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही देखोगे पहले ए लेवल पर रहेगा, फिर डायरेक्ट जो है दूसरा लेवल पे कुछ समय के पश्चात हो जाएगा। तो इसी चीज़ को जो है हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, जो कि इसको बहुत ही महत्वपूर्ण बनाता है। आगे हमारा इसमें जो है दोनों में अंतर दिया गया है कि जो है विसरण और प्रासरण में क्या अंतर है, यानी डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में क्या अंतर है। चलिए देखते हैं क्या अंतर है। फ्रेंड, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ डिफरेंट बिटवीन टू डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस. Friend, is important. For example, what do you mean to diffusion and what do you mean to osmosis, and what is the difference between? There is a first is diffusion and second is osmosis. The first point is diffusion is the moment of a given substance that are placed of its a higher concentration to the area of its a lesser concentration. Respectives there whether they separate or not separate by a semi-permeable membranes. But osmosis is a special types of diffusion of solvent molecules such as water from a lower concentration of solution to the higher concentration of solution when the two are separated by a semi-permeable membranes. And second point are the diffusion may be occur in any mediums. The moment particles may be a solid, liquid or gas. But osmosis is occur is a liquid medium and only the solvent molecules such as water move from one place to another. If you place a cell in solution, it may be shrinks, swells or remain to unchanged on their basis of relative concentration of water and solute with respect to there is a concentration in the cell on the base of which the solution can be a three types. The first is a isotonics, second is a hypertonics, and third is a hypertonics. Hypo and hypertonics is the most important. For example, the first of all of isotonic. What do you mean to the isotonic solution? The isotonic solution means it has the same concentration of water and solute as the inside of cell. The same concentration of water and solute as a inside a cell remains stable in isotonic solution or there is a no entry or exit to water from a cell.
Here, no entry and exit to the water from a cell. It is called to the isotonic solution. But what do you mean to hypertonic solution? Hypertonic solution outside has a lower solvent concentration. Friend, isotonic is the same concentration, but hypertonic solution is the lower solute concentration than inside the cell. The cell swells as a water enter to cell through the process is called to the endomosis. Endomosis, it is the lower solute concentration, but hypertonic is solution is the hypertonic solution outside the higher salt concentration than inside the cell. The water from cell move out of the protoplasma of the cell and shrink to collect in the center of the cell. Through the process is called to the exomosis. Friend, is important things there are isotonic solution the same concentration of water solid as the inside of cell, and hypertonic solution is the lower solute concentration has inside the cell, and hypertonic is higher solute concentration than inside the cell. So remember that same concentration is isotonics and hypertonics is a lower salt concentrations, and the third is a hypertonics is a higher solute concentration. Here the osmotic pressure and the osmotic potential. Friend, when the pure water is separated from the solution by the semi-permeable membranes, pure water tend to enter to solution by the osmosis. Now the maximum pressure required to prevent the osmotic entry of water in a solution even though the concentration of water in the solution is a low as a compared to that is a pure water is called osmotic pressure. It's called to the low as a compared to the pure water. The low water in the solution there is a osmotic pressure, and immersion it mean to the before the cooking chickpeas of gram it is a shocker in the water overnight. Next morning their dry chickpeas look well swollen and it is involved to water. The emulations in a plant cell refer to a absorption of the absorptions of water by their protoplasmics and cell wall is a constant. The water is absorption as a result of the both diffusion and capillary action. The emulations is the process that account for only when solid plant material, dry woods and dead are living air dry seeds come in the contact with the water. In case of living dry seeds, water is initial absorption, emulations, and that thread after it is the water entry into the inner tissue. It is absorbed by the osmosis. The emulations process a large pressure so much so that dry abundance can be even break a pieces of a rock in the presence of water. Because of invasions, their wooden doors during the rain season swell up and it is become difficult to close the door. There is a the important of invasions. The invasion is the initially step is the germination of a seeds. It is a case of swelling of the seeds and the breaking of a seed coat. So our next topic is plasmolysis. What do you mean to plasmolysis? Plasmolysis is plasmo. When the cell is placed in a solution, it will be either shrink, swell, or well remaining unchanged depending upon the concentration of bathing solution or the solution in which there is cell placed. The first point is when a cell is placed in a hypertonic solution, when the concentration of the outer solution is the higher than to cell sap and the water from a cell move out or resulting a shrinkage of the protoplasma in the center of the cell. This phenomenon is known as the plasmolysis. Plasmolysis there are space between cells walls and the protoplast is occupied by their working solution as the cell walls well dead and permeable to the outer solution. And second point is there is a when such a plasmalosis cell is a place in the hypertonics adute solution or the pure water and the water move into the cell causing to the protoplasma to sketch and get back to the original shape. The phenomenon is known as the diplomosis as the cells after the diplomolysis is because of fully graded. And third is where the cell is a place in the isotonic solution or solution with a similar concentration
as that of their cell's shape. There is no change in the shape of the protoplasma or the cell. The plasmolysis is a physical phenomenon. A cells can become plasmolysis as the diplomasis depending upon the concentration of the outer solution in which their cell is placed. No chemical change in the causing to the cell, and plasmolysis is a kind of defense mechanism against the stress conditions such as hypertonic swell solution. Friend, showing this picture, the change in the plant cell when the places the hypertonics, isotonics, and hypertonic solution. There is the cells of plant. The first is the cell membranes, vascular, cell balls, cytoplasma, nucleus here present. And second is the plasmolysis is there is a vacuole string cells membranes and water exomosis. There is a change of the cell membranes water level on the cell. And second and the last is reduce at the vasculature of water or hair at the endomosis water enter into the cell, then increasing the travel to the pressure on the cell wall. There is a different shape. So firstly is a simple, secondly is a different, and thirdly is a totally different. This is the call to change of plant cell where they placed into the hypertonic, isotonics and hypertonic solution. दोस्तों हमने यहाँ पर विसरण और प्रासरण के अंतर जानना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है क्योंकि जो हमारा ऑस्मोसिस था और जो हमारा डिफ्यूज़न था, दोनों के बारे जो है विसरण और प्रासरण में अंतर जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए विसरण जो है उसमें क्या बताया जाता है, विसरण दिए गए पदार्थों का उसके उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में होने वाली गति होती है। तो याद रखना जो विसरण होती है ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता के क्षेत्र में होने वाली गति को हम विसरण के रूप में जानते हैं, और इसके लिए जो है पृथ्वीकरणीय आधार झिल्ली का होना अत्यंत आवश्यक नहीं है, यानी झिल्ली हो भी चाहे न भी हो फिर भी विसरण होगा। और प्रासरण में क्या होता है, प्रासरण एक विशेष प्रकार का विलायक के अणुओं का विसरण है, जैसे पानी का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता वाले विलयन में जाना होता है, जब जो दोनों तरफ से जो है अतिरिक्त प्रासरण झिल्ली द्वारा अलग होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यही बताता है कि जो विसरण किसी भी माध्यम से हो सकता है, गतिशील कण, ठोस, द्रव या गैस किसी भी माध्यम से जो है विसरण हो सकता है, लेकिन प्रासरण के लिए जो होता है प्रासरण केवल द्रव्य माध्यम में होता है और केवल विलायक के अणुओं जैसे पानी के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसको बनाता है। कहते हैं यदि आप कोशिका को किसी विलय में रखते हो तो यह सिकुड़ जाती है और फूल सकती है अथवा इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। पानी के जो अपेक्षित सांद्रता के आधार पर और विलय की कोशिका में पाए जाने वाले सांद्रता के आधार पर विलय के 3 प्रकार से जो है हम विभाजित करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कई एग्ज़ामों के लिए। ये 9th क्लास के बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, यानी आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक्स, जो है हाइपरटोनिक्स, यानी जो है समप्रासरीय, अप्रासरीय, अतिप्रासरीय। कई बार एग्जामिनरों का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण इसको बनाया है और ये एग्ज़ाम के व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण बना रहता है। तो सबसे पहले तो हमारे समक्ष आता है समप्रासरीय यानी आइसोटोनिक। कहते हैं यदि विलयन में पानी की सांद्रता सामान्य और संप्रासारीय विलय कोशिका के अंदर है, जब कोशिका संप्रासरीय विलय में स्थिर रहता है और कोशिका के भीतर न तो पानी जाता है और न ही उसके बाहर निकलता है, यानी ये सामान्य होने के कारण होता है। लेकिन कहते हैं अब अप्रासरीय में क्या होता है, ऐसे विलयन में बाहर से विलय का सांद्रता कोशिका के अंदर की सांद्रता की तुलना में कम होता है, तो पानी कोशिका के अंदर प्रवेश करता है और कोशिका फूल जाती है। कोशिका के फूलने के कारण अंतःप्रासरीय यानी एंडोमोसिस होता है। ठीक है, उसके पश्चात जो तीसरी बात बताई जाती है इसमें वो ये बताई जाती है कि अतिप्रासरीय का मतलब होता है हाइपरटोनिक्स, मतलब ऐसे विलयन में बाहर के विलय की सांद्रता कोशिका में पाए जाने वाले विलय से अधिक होता है, तब कोशिका से पानी बाहर निकल जाती है। इसी कारण कोशिका का जो है जीव द्रव्य सिकुड़ता है और कोशिका के केंद्र में जिस प्रक्रिया द्वारा एकत्र होता है उसे बाहरी प्रासरण या एक्सोमोसिस कहा जाता है। अब देखिए तीनों में एक बात जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रखती है जिसको आपको समझना चाहिए था।
पहले में जो है बताया गया है कि सामान्य सांद्रता रहती है, दूसरे में बताया गया है कि इसमें सांद्रता जो होगा कम होगा, और तीसरे में बताया गया है उच्च सांद्रता। देखिए जो पहला है सामान्य सांद्रता रहता है तो उसकी कोशिकाओं में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, यानी बाहर निकलता है, यानी नहीं निकलने देता है बाहर, कोई तरह के प्रसारण नहीं होता है। लेकिन दूसरे में वही बात बताई गई है कि जिसमें जो होगा कम सांद्रता होगी, कम सांद्रता के कारण क्या होगा, कोशिका फूल जाएगी। आपने बीज को भी देखा होगा, बीज जो होता है पानी में रखने में जो है फूल जाती है। तो ये सब जो होता है अपराशरी का कारण, यानी इसके जो है सांद्रता कम होने के कारण होता है। लेकिन जो अति प्राशरी में होता है, यानी इसमें जो होती है विलय जो होता है अधिक हो जाती है, यानी इसकी सांद्रता जो होती है अधिक हो जाती है। तो इसके वजह से क्या होता है, ये जो होता है बाहर निकल जाती है, कुछ जो है सांद्रता के रूप में सिकुड़ जाती है और सिकुड़ने की वजह से बाहर आ जाती है। तो तीनों में जो है अलग अलग बात है, पहले में सांद्रता सामान्य थी, दूसरे में जो है था सांद्रता कम थी, और तीसरे में जो सांद्रता थी वो अधिक थी। तो ये तीनों बात जो है अति महत्वपूर्ण यहाँ पर रखता है, जो कि आपको जो है 9th क्लास के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो +2 में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 11वीं क्लास के बच्चों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। उसके बाद है प्रासरण दाब और प्रासरण विभव। देखिए पोटेंशियली इसके क्या डिफरेंस होते हैं, क्या मतलब होता है इसका। कहते हैं जब शुद्ध पानी के विलयन में से अर्धप्रासरण झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है तब शुद्ध पानी विलयन में प्रासरण द्वारा प्रवेश करता है, यानी प्रासरण के द्वारा क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। जब अधिकतम दबाव की आवश्यकता होती ताकि विलयन में पानी की प्रासरणी प्रवेश को रोक सके, यानी देखिए जो पानी प्रवेश करता है किसी भी द्रव्य में तो उसको रोकते हैं। यहाँ विलयन में जल का सांद्रता शुद्ध जल की तुलना में कम होती है, इसे हम प्रासरणीय दाब कहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि सांद्रता शुद्ध जल की तुलना में कम होती है, यानी जो है अशुद्ध जलों की अधिक होगी और जो शुद्ध जल होगा वो बहुत ही कम होगा, ठीक है। जहाँ पर अशुद्ध जल की जो है सांद्रता अधिक होगी और शुद्ध जल की सांद्रता कम होगी उसे हम प्रासरणीय दाब कहते हैं। यही प्रासरणीय दाब होता है जिसे हम प्रासरण विभव भी कह सकते हैं, जैसे हम प्रासरण विभव भी कहते हैं। उसके बाद है अंत शोषण यानी इम्वेशंस। अंत शोषण का मतलब होता है राजमा या चने के पकाने से पहले पूरी रात पानी में भिगो कर रखते हो, अगली सुबह सूखे हुए राजमा अच्छी तरह से फूले हुए दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उन्हें पानी का जो है अंत शोषण यानी पानी का शोषकरण अपने अंदर ग्रहण कर लिया, यानी पानी का जो है उन्होंने अवशोषण कर लिया है, तो इसी कारण जो होता है वो फूला हुआ नजर आता है। कहते हैं पादप कोशिका में अंत शोषण का अर्थ है कि कोशिका द्रव्य और कोशिका भित्ति अवयवों के माध्यम से पानी का अवशोषण और अधिशोषण करते हैं। जल को अवशोषण और विसरण और कोशिका क्रिया दोनों के द्वारा होती है, इसलिए अंत शोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो ठोस पदार्थों को सूखी लकड़ी या मृत और जीवित विरोधी शुष्क बीज पानी के संपर्क में आने से होती है। सूखे जीवित जीवों में पानी भ्रम से अंत शोषण द्वारा अधिशोषित होता है और बाद में जल प्राशन द्वारा भीतरी जोतकों में अवशोषित हो जाता है, यानी भीतरी जो भित्ति होती है उसमें प्रवेश कर जाता है। तो इसी को जो है अंत शोषण हम कहते हैं कि अंत शोषण बहुत अधिक दाब उत्पन्न करता है और इसलिए सूखी लकड़ी पानी की उपस्थिति में चट्टान का एक टुकड़ा भी तोड़ सकती है। अंत शोषण के कारण ही बरसात के मौसम में लकड़ी के दरवाजे फूल जाते हैं और दरवाजे को बंद करना काफ़ी कठिन होता है। ये तो आप भी ये अनुभव किए होंगे कि बरसात के मौसम में जो है दरवाजे नहीं लगते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम में जो दरवाजे थोड़ा फूल जाते हैं क्योंकि पानी वो अब्जॉर्व कर लेते हैं। सूखी लकड़ी पानी की उपस्थिति में चट्टानों का एक टुकड़ा भी तोड़ सकती है, यानी ये बात आपको याद रखना है कि सूखी लकड़ी जो है पानी की उपस्थिति में चट्टान के टुकड़े को भी तोड़ सकती है, क्योंकि उसमें जो है मौसमी की वजह से जो उस पर इफेक्ट पड़ा है। अब देखिए अंत शोषण का महत्व कहाँ कहाँ होता है। कहते हैं अंत शोषण इन्वेशन का जो होता है वो बीजों के अंकुरण में जो है अंत शोषण सबसे पहला चरण में काम करता है। कई कई जगह जो है किसान जो है फार्मर जो है बीजों को फुला के भी हम लगाते हैं, यानी बीजों को जो है पहले में हम शोषण करवा देते हैं। इसके कारण जो होता है बीज फूल जाता है और बीज का आवरण टूट जाता है और ये जो है पौधों में कन्वर्ट होने के लिए तैयार हो जाता है। उसके पश्चात चौथा पॉइंट जो अति महत्वपूर्ण था वो था प्लाज्मोलाइसिस, यानी जीव द्रव्य कुचन जो होता है प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं इसको। कहते हैं जब किसी कोशिका किसी विलय में डाला जाता है, जब किसी कोशिकाओं को किसी विलय में डाला जाता है तब या तो वो सिकुड़ जाती है या फूल जाती है, या तो सिकुड़ जाएगी या तो फूल जाती है, फिर उसमें कोई बदलाव नहीं होता है।
यह सब भिगोने वाले विलयन की सांद्रता पर या उस विलयन में कोशिका को रखा गया है उस पर निर्भर करता है कि किस चीज़ को कहाँ रखा गया है। जब कोशिका को अति प्रासरी विलयन में रखा जाता है और इसका अर्थ हुआ कि जब बाहरी विलयन का सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता की तुलना में अधिक है, तब कोशिका से पानी बाहर निकलने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप कोशिका का कोशिका द्रव्य सिकुड़ कर कोशिका के केंद्र में आ जाता है और इसका अंदर अदृश्य हो जाती है और इस प्रक्रिया को जीव द्रव्य कुंचलन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस यानी जीव द्रव्य कुंचलन कहते हैं। कोशिका भित्ति और प्रोटोप्लाज्मा के बीच का स्थान निम्न मंच यानी बैथिंग्स विलियम द्वारा ले जाया जाता है, क्योंकि कोशिका भित्ति असक्रिय है यानी बाहरी विलयन के लिए प्रागमय होती है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी इसको बनाता है। कहते हैं इसका दूसरा पॉइंट यही दर्शाता है कि जब इस तरह के जीव द्रव्य संकुलन कोशिका को अपरासारीय या तनु विलयन या फिर शुद्ध पानी में रखा जाता है, तो पानी में जो कोशिकाओं में पहुंचता है और प्रोटोप्लाज्मा को फैलाने लगता है और वह पुनः अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। तो इस प्रक्रिया को जीव द्रव्य यानी विकुचलन के नाम से भी जानते हैं। जीव द्रव्य विकुचलन के पश्चात कोशिका पुण्यतः स्फीति वाली हो जाती है। कहते हैं इसका तीसरा पॉइंट जो ये बताती है कि जब कोशिका को समप्रासरीय विलयन में या उस विलयन में जिसका सांद्रता कोशिका के रस के सामान्य है रखा जाता है, तो जीव द्रव्य या कोशिका के आकार में कोई अंतर नहीं होता है। दोस्तों, कोई अंतर नहीं आता है। कहते हैं जीव द्रव्य संकुलन एक भौतिक प्रक्रिया है। ये क्या है? एक भौतिक प्रक्रिया है और एक कोशिका जीव संकुलन की जीव द्रव्य विकसित दोनों ही हो सकती है, जो उस बाहरी विलयन पर निर्भर करती है जिसमें वो कोशिका रखी गई है। कोशिका में कोई भी रासायनिक परिवर्तन होने के कारण नहीं होता है। जीव संकुलन का एक तरह की प्रतिरक्षा प्रणाली है जो विपरीत दबाव या परिस्थितियों जैसे कि अति प्रसारी बिंद्रा विलयन के समय काम आती है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रखती है। यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें को तीनों अवस्थाओं को यहाँ दर्शाया गया है, जो अभी आपने पढ़ा था, अल्पप्रासारी, समप्रासारी और अति प्रसारी, यानी जो आपने पढ़ा था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। देखिए, पहले अगर आप डायग्राम में देखिएगा तो इसमें कोशिका झिल्ली, रसधानी, कोशिका भित्ति और जीव द्रव्य केंद्रक पाया गया है। लेकिन इसमें केंद्रक में आपको जहाँ पर दिख रहा होगा एक बनाना शेप में बना हुआ है, उसमें किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं हुआ है। लेकिन जैसे समप्रासारी यानी कम सांद्रता में जाती है तो इसमें देखिए क्या हो गया है, सिकुड़ती रसधानियाँ सिकुड़ रही है, रसधानियाँ, कोशिका झिल्ली देखिए बढ़ रही है। तो यही बात बताता है। और उसके बाद थर्ड में देखिएगा तो आपको जो दिखेगा वो होगा अति प्रसारणी। तो इसमें क्या मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल फूल चुका है। तो ये सब जो कारण होता है इन्हीं तीनों कारणों से होती है, चाहे वो ऑस्मोसिस हो या डिफ्यूज़न हो या प्लाज्मोलाइसिस हो। तो ये सारे काफ़ी महत्वपूर्ण अपने स्थान पर रखता है। ठीक है, और इसके जो क्रियाएँ होती हैं, चाहे वो आपके समक्ष कोई भी प्रक्रिया हो, चाहे वो हो आपका, ठीक है, इसमें चाहे आइसोटोनिक्स हो या चाहे हाइपोटोनिक्स हो, चाहे आपका हाइपरटोनिक्स हो, तो ये सारे जो गतिविधियां हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है सभी क्लासों के लिए। तो आपको इसको अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, 9th क्लास में इसके डायग्राम नहीं थे, लेकिन हमारे समक्ष अब डायग्राम भी आ गया है। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बाकी के टॉपिक जो होगा हम इसके बी पार्ट में करेंगे, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको पता ही है कि हम ये सब जो पढ़ रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको काफ़ी अच्छा समझ में भी आ रहा है। तो आप इसी तरह त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ बने रहिए, दोस्तों का शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों याद रखना कि दोस्तों जितना शेयर करोगे, जितना आगे बढ़ाओगे, त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके लिए उतना ही क्रियाशील रहेगा, उतना ही कार्यशील रहेगा। और आपका अपना फ़र्ज़ निभाना है और मैंने अपना फ़र्ज़ निभाना है, दोनों मिलकर चलेंगे। अगर हम कोऑर्डिनेशन अच्छा बनाएंगे तो अच्छा से अच्छा होगा आपके लिए भी, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर का विचार है कि आने वाला समय में जैसे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, आपके लिए होगा एक टेस्ट सीरीज़ आएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उन्हीं में से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा। ये त्रिपाण स्टडी सेंटर का भरोसा भी है और विश्वास भी है। तो ये तब होगा जब त्रिपाण स्टडी सेंटर होगा और आगे बढ़ेगा। और ये बढ़ेगा कब? जब आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं एक हूँ, मैं अनेक होना चाहता हूँ। और ये तब होगा जब इसको शेयरिंग किया जाएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे को मुझे कमेंट मिलते हैं कि आपका चैनल के बारे में मुझे पता ही नहीं था और मैं जाना भी नहीं, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल था। चाहे बीए के बच्चे ने कमेंट किया हो, चाहे
+2 के कमेंट किया और सभी जगह से मुझे यही कमेंट आती है। तो देखिए दोस्तों, मैं तो सिर्फ यूट्यूब पर डाल देता हूँ आपकी सुविधाओं के लिए, लेकिन इसको फैलाना काम आपका है, मेरा नहीं है। क्योंकि मैं कैसे सभी बच्चों के पास जा सकूंगा और सभी बच्चों को जो है इसको फैलाने में मदद कर सकूँ, कैसे, संभव ही नहीं है। ये तो आपकी अपनी जो है विवेक क्षमता और विवेक शक्ति का उपयोग करना है और इसको जो है दूसरे बच्चों को शेयर करना है और सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करना है। क्योंकि सब्सक्राइब करके रखोगे तभी आपको पता है कि इसका नोटिफिकेशन मिलेगा, नहीं तो इसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आए दिन डलते रहते हैं, वो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो है अनभिज्ञ हो जाओगे, ठीक है, और फिर कन्फ्यूज़न के एक नया रास्ते में पकड़ लोगे। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, इसलिए आप जितना हो सके शेयर कीजिए, जितना हो सके बच्चों तक पहुँचाइए। क्योंकि कहते हैं जग कल्याण ही मानव का परम धर्म होना चाहिए। हम मानव है और दूसरे मानव के लिए मरना ही हमारा जो है परम धर्म होना चाहिए। अपने तक सीमित रखना ये इंसान का कर्तव्य नहीं है, ठीक है, वो पछता की निशानी है। क्योंकि इंसान जो होता है क्रियाशील होता है और दूसरों के लिए हेल्पफुल होता है, चाहे वो जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हो, सबके लिए जो है इंसान एक महत्वपूर्ण योगदान अपना रखता है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान एसएससी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान एसएससी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान एसएससी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये एनआईसी बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में बीए जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है तिरपान एसएससी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।